मैंने सोचा कि अगर मैं रेंगता हुआ किसी तरह दूसरे कमरे में चला जाऊं तो फरार होने के ज़्यादा इम्कानात हैं, क्योंकि दूसरे कमरे में अंधेरा था और वो लोग अभी दूसरी तरफ उलझे हुए थे। ये वहां से निकलने का बेहतरीन मौका था। हमलावर न जाने कौन थे, मगर मेरे हक में फरिश्ते साबित हुए थे। फिर मुझे एक और ख्याल आया, ऐसा न हो कि बाहर निकलते ही हमलावर मुझे जोनाथन का साथी समझकर गोली मार दी। खैर, देखा जाएगा, मैंने सर झटक कर सोचा और किनखियों से जोनाथन के साथियों की तरफ देखा। इन लोगों ने हट का दरवाज़ा खोल दिया था, फिर इसकी आड़ में बैठकर फायरिंग करने लगे। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला होने लगा। समंदर की लहरों का शोर और फायरिंग की तड़तड़ाहट से वहाँ का माहौल अजीब हो गया था। फिजा में समंदर की मखसूस बू के साथ साथ बारूद की बू भी शामिल हो गई थी। मैं बहुत मुख्तात अंदाज में दूसरे कमरे के दरवाजे की तरफ खिसकने लगा। मैंने देखा जोनाथन कुसमुसा रहा है। मैं अपनी जगह पर साकित हो गया। इसके जिस्म में फिर जुम्बिश हुई और हलक से कराह भी बरामद हुई। मैंने सांस तक रोक लिया, वरना वो इस हालत में भी फायर करके मेरा काम तमाम कर देता। वो अभी तक औंधे मुँह पड़ा था और इसका रुख भी दूसरी तरफ था। फायरिंग में अब शिद्दत आ गई थी। मैंने फिर दूसरे कमरे की तरफ खिसकना शुरू कर दिया और मैं दूसरे कमरे में पहुंच गया। मैंने बहुत एहतियात से दरमियानी दरवाज़ा बंद कर दिया। फायरिंग के शोर में इन लोगों ने दरमियानी दरवाज़ा बंद होने की खफीफ सी आहट पर ध्यान भी न दिया होगा। दूसरे कमरे में घूप अंधेरा था। मैं उठ खड़ा हुआ और दीवार के सहारे सहारे इस उम्मीद पर आगे बढ़ा कि इसमें कहीं न कहीं दूसरा दरवाज़ा ज़रूर होगा। चलते चलते मैं एक बेड से टकराया। मेरे घुटने में शदीद चोट आई और मैं टकरा कर इस बेड पर गिर पड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म के नीचे कोई सख्त चीज़ हो। मैंने अंधेरे में टटोल कर देखा, वो कोई राइफ़ल थी। अंधेरे में मुझे इसकी मैक और मॉडल का अंदाज़ा नहीं हो रहा था, मगर राइफ़ल कोई भी हो, इससे निकलने वाली गोली अपना काम ज़रूर दिखाती है। इन हालात में ये राइफ़ल मेरे लिए किसी ख़जाने से कम नहीं थी। मैंने जल्दी से राइफ़ल उठा ली। मैंने फिर इस बेड को टटोल कर देखा तो इस पर मुझे गोलियों की बेल्ट भी मिल गई। मैंने वो बेल्ट भी अपने कंधे से लटकाई। राइफ़ल लोड करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो पहले ही से लोड है। मैं दबे पाँव फिर दरमियानी दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस मरतबा मेरे अंदाज में खुद एतमादी थी। फायरिंग अब भी बहुत शिद्दत से हो रही थी। मैंने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला। कैरोसिन लैंप की मध्यम रोशनी में मुझे जोनाथन के दोनों साथी नजर आए। वो अभी तक दरवाजे के दाएं और बाएं जानिब लेटे हुए थे, फायरिंग कर रहे थे, मगर मैं ये देखकर हैरान रह गया कि जोनाथन अपनी जगह से गायब था। जहाँ वो पड़ा था वहाँ खून का धब्बा अलबत्ता मौजूद था। एकदम मुझे शदीद खतरे का एहसास हुआ। जोनाथन ने होश में आते ही मुझे तलाश किया होगा और समझ गया होगा कि मैं दूसरे कमरे में चला गया हूँ, क्योंकि बाहर निकलने का तो रास्ता ही नहीं था। मेरा ख्याल था कि अब वो मेरी घात में बैठा होगा कि जैसे ही मैं कमरे से कदम बाहर निकालूं वो मुझे ढेर कर दे। मैंने कमरे से बाहर निकलने का इरादा मुलतवी कर दिया। वो दोनों वहाँ से भी मेरी रेंज में थे। मैंने सोचा पहले इन दोनों से निमट लूँ, फिर जोनाथन से निमटना निस्बतन आसान होगा। मैंने कुछ पीछे हटकर राइफल सीधी की और दाढ़ी वाले की खोपड़ी का निशाना लेकर फायर कर दिया। इसे आवाज़ निकालने का मौका भी नहीं मिला और इसकी खोपड़ी पाश पाश हो गई। जोनाथन के दूसरे साथी ने चौंक कर दाढ़ी वाले को देखा। फिर इससे पहले कि वो कुछ समझ सकता, मैंने दूसरी गोली इसके सीने में उतार दी। इसकी आखिरी चीख बहुत भयानक थी। फिर वहाँ अचानक खामोशी छा गई। फायरिंग बाहर से भी बंद हो चुकी थी। अब वहाँ सिवाय समंदर की लहरों के शोर की और कोई आवाज़ नहीं थी। मैं अंधेरे में दम साधे बैठा था। जोनाथन अगर कमरे में आने की कोशिश करता तो मैं इसका किस्सा भी तमाम कर देता। वो फरार होने की भी कोशिश नहीं कर सकता था, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता मेरी रेंज में था। वो इस कमरे के किसी कोने में रुका हुआ था। मैं भी इंतज़ार करता रहा। इसकी तरफ से भी खामोशी छाई रही, बाहर भी खामोशी थी। जब इंतज़ार करते करते तकरीबन 20 मिनट से भी ज़्यादा गुजर गया तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मेरे आसाब कशीदा हो गए। मैं चाहता था कि जो कुछ होना है हो जाए, ताकि इस जानलेवा इंतज़ार से जान छूटे। वैसे मुझे जोनाथन की गुफ्तगू सुनकर खुशी हुई थी कि वो गाड़ी में जिस अंदाज से मेरा तस्करा कर रहा था, इससे महसूस होता था कि वो भी मुझसे खौफज़दा है। इतना ही खौफज़दा वो ग्लोरिया से भी था। जब मुझे बैठे बैठे काफ़ी देर गुजर गई तो मैंने इस कमरे से बाहर निकलने का फ़ैसला कर लिया। पहले तो मैंने सोचा कि मुमकिन है इस कमरे में बाहर का कोई दरवाज़ा भी हो। मैं एक मरतबा फिर अपनी जगह से उठा और बहुत एहतियात से कोई आहट पैदा किए बगैर दीवार के सहारे कमरे में आगे की तरफ बढ़ा। मुझे अंदाजा था कि कमरे में बेड किस तरफ है, इसलिए मैं इधर नहीं गया। यूँ भी कमरे में इतना अंधेरा नहीं था। दरमियानी दरवाजे का एक पट खुला हुआ था और कैरोसिन लैंप की बहुत मध्यम रोशनी इसके जरिए यहाँ भी पहुँच रही थी, मगर वो रोशनी इतनी नहीं थी कि मुझे दरवाज़ा नजर आ जाता। कमरे के अंदरूनी गोशे में तो अब भी खूब अंधेरा था। दीवार के सहारे चलते चलते मेरा हाथ अचानक एक दरवाजे से टकराया। वो दरवाज़ा इस हट की पुश्त पर था। मैंने हाथ बढ़ाकर बहुत एहतियात से इसकी चटखनी खोली तो बहुत खफीफ सी आवाज़ पैदा हुई। मैंने फिर दम साल लिया और अपनी राइफल का रुख दरमियानी दरवाजे की तरफ कर दिया कि अगर आवाज़ सुनकर जोनाथन कमरे में आने की कोशिश करे तो इसे ढेर कर दूं। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया, मगर कुछ भी ना हुआ।
फिर मैंने बहुत आहिस्तगी और एहतियात से वो दरवाज़ा खोला, मगर इसके जंग आलूद कब्जे चिड़चिड़ाए तो मैं फिर भड़क कर पलटा। ऐसे मौके पर इंसान अपने साए से भी भड़कता है। वहाँ तो ज़िंदगी और मौत की जंग जारी थी। ज़िंदगी का इन्हिसार महज फुर्ती और जहानत पर था। दरवाजे के कब्जों से पैदा होने वाली मकरू आवाज़ मुझे असाब पर हथौड़े की तरह लगी थी। दरवाज़ा खुलने के बाद मुझे दो तरफ ध्यान देना था। अंदर से मुझे जोनाथन का खतरा था, बाहर इसके कुछ नादीदा दुश्मन मौजूद थे जो मुझे इसका साथी समझकर शूट कर सकते थे। मैं फुर्ती से ज़मीन पर लेट गया और कोहनियों के बल खिसकता हुआ दरवाजे से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही समंदर के शोर और नम हवा ने मेरा इस्तकबाल किया। खुली हवा में निकलने के बाद मुझे अपनी तवानाई बहाल होती महसूस हुई। सर के चक्कर तो कम हो गए थे, मगर गर्दन में अब भी शदीद सोजिश हो रही थी। वो मरदूद जोनाथन मेरे हत्थे चढ़ जाता तो मैं इस पर इससे ज़्यादा तशद्दुद करके इसे हलाक करता। हट से बाहर ज़मीन पथरीली और नाहमवार थी। मुझे कोहनियों के बल खिसकने में शदीद तकलीफ हो रही थी। मैं इन पत्थरों पर कोहनियों के बल खिसकने में लहू लहू हो गया। मेरे घुटने और कोहनियाँ बुरी तरह छिल गई। हाथों की उंगलियों की जिल्द भी जगह जगह से उतड़ गई, मगर ज़िंदगी के मुकाबले में ये सब तकलीफ बेमायनी थी। कुछ दूर खिसकने के बाद पथरीला इलाका ख़त्म हो गया। आगे रेत ही रेत थी, ठंडी और नरम रेत। मुझे इस वक्त किसी नरमो गुदाज बिस्तर की तरह महसूस हुई। मैं कुछ देर वहाँ लेटा रहा, गहरे गहरे सांस लेता रहा और कुदरत के निज़ाम पर गौर करता रहा। दिन में यही रेत कहरे गज़ब की मिसाल होती है और इस पर नंगे पाँव चलना भी मुश्किल होता है, मगर इस वक्त वही रेत इतनी ठंडी और आरामदेह थी कि मेरा उठने को जी नहीं चाहता था। मगर जोनाथन का खतरा न होता तो मैं मज़ीद कुछ देर वहाँ लेटा रहता। मुझसे कुछ फासले पर खुदरू झाड़ियाँ थीं। मैं खिसकता हुआ इन्हीं की जानी पड़ा। मैं जूं ही झाड़ियों के नज़दीक पहुंचा, किसी ने ललकार कर कहा, खबरदार। दूसरे ही लम्हे राइफल की नाल मेरी गर्दन से आ लगी। मैं मारे खुशी के उछल पड़ा। वो आवाज़ तैमूर की थी। मैंने कहा, मैं तो न जाने कब से खबरदार भी हूँ और होशियार भी। तुम शायद अब तक सो रहे थे जो मुझे पहचानने से कासिर हो। कामरान, तैमूर ने खुशी से लरसती हुई आवाज़ में कहा। फिर वो बेख्तियार मुझसे लिपट गया और बोला, अल्लाह का शुक्र है कि तुम महफूज हो। मैं तो तुम्हारी तरफ से मायूस हो गया था। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे, अचानक एक फायर हुआ और गोली हमसे कुछ फासले पर रेत में पवस्त हो गई और तैमूर तेज़ी से अलहदा हो गया और झाड़ियों में घुस गया। मैं और तैमूर इन घनी झाड़ियों में बेसुध पड़े थे। हमारी कोशिश थी कि झाड़ियों में ज़र्रा बराबर हरकत न हो, वरना हमला आवर इन झाड़ियों पर गोली की बुछाड़ कर देता। तुम्हारे पास राइफल कौन सी है? मैंने सरगोशी में तैमूर से पूछा। मेरी राइफल का मैगजीन ज़्यादा देर साथ नहीं दे सकता। तुम तो जानते हो मैं SIG की ऑटोमेटिक राइफल इस्तेमाल करता हूँ, तैमूर ने सरगोशी में जवाब दिया। फिर वो चौंक कर बोला, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि मेरे पास दुश्मनों से छीनी हुई राइफल है। चलने में तो बेहतरीन है, मगर इसका मैगजीन बहुत कम है। फिक्र मत करो, तैमूर ने कहा। मेरे पास .38 का रिवॉल्वर भी है और वाफिर मिकदार में फाजिल राउंड भी हैं। अव्वल तो कम से कम 1 घंटे तक मैं अपनी राइफल ही से इनका मुकाबला कर सकता हूँ। ओके, मैं मुतमईन हो गया। इसी वक्त एक और फायर हुआ। गोली सामने वाली ऊंची नीची चट्टानों के पीछे से आई थी, क्योंकि वहाँ शोला सा चमक कर रह गया था। फायर करने वाले को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हम कहाँ मौजूद हैं, क्योंकि गोली बिल्कुल मुखालिफ सिमत में गई थी। तैमूर ने राइफल सीधी करके फायर करना चाहा, मगर मैंने इसे रोक दिया। ज़रा इंतज़ार करो, मैंने सामने देखते हुए कहा। लगता है कि फायरिंग करने वाला तन्हा है, वरना अब तक कई तरफ से फायरिंग हुई होती। वो शायद जख्मी भी है, तैमूर ने कहा, वरना वो जगह बदल बदल कर फायर करता और यह तासुर देता कि फायरिंग करने वाले कई हैं। एक फायर फिर हुआ और फायर करने वाला अचानक चट्टानों के पीछे से निकल आया। वो शायद ये समझ रहा था कि हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। तैमूर ने एक मरतबा फिर इसका निशाना लिया और इससे पहले कि वो फायर करता, हमलावर औंधे मुँह गिर पड़ा। इसके गिरने में इरादे को कतई दखल नहीं था, क्योंकि इसकी राइफल छूट के दूर जा गिरी। इसने राइफल उठाने की कोशिश भी नहीं की। तैमूर ने इसकी तरफ बढ़ना चाहा, मगर मैंने इसे रोक दिया और सरगोशी में कहा, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि जोनाथन है। मुमकिन है इस तरह वो हमें ट्रैप करना चाहता हो। फिर मैं कुछ सोच कर बोला, तुम इसी तरह सीने के बल खिसकते हुए इस तक पहुंचने की कोशिश करो। मैं घूम के इन चट्टानों की तरफ जाता हूँ। जब तक मैं वहाँ पहुँच न जाऊँ, तुम जोनाथन के नज़दीक मत जाना। मैं झुके झुके एक लंबा चक्कर काट कर इन छोटी छोटी चट्टानों तक पहुँच गया, जिनके पीछे से जोनाथन निकला था। तैमूर बहुत आहिस्तगी से जोनाथन की तरफ बढ़ रहा था। फिर वो राइफल ताने हुए जोनाथन की तरफ बढ़ा, मगर इसके जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। वो इसी तरह औंधे मुँह पड़ा रहा। तैमूर ने राइफल दाएं हाथ से संभाली और बाएं हाथ से जोनाथन को सीधा करने की कोशिश की। वो लुढ़क कर सीधा हो गया। इसका मतलब ये था कि वो वाकई बेहोश था या फिर मर गया था। यही सोचकर मैंने इसकी तरफ बढ़ना चाहा, मगर ठटक कर रुक गया। जोनाथन ने अचानक तैमूर की राइफल पर हाथ डाल दिया था। इसने राइफल झटके से छीनी और गुर्राई हुई आवाज़ में तैमूर से बोला, अपनी जगह से हरकत मत करना, वरना खोपड़ी पाश पाश कर दूंगा। ये
कहते हुए वो उठ बैठा। चांद की मुलगजी रोशनी में वो अजीब सा लग रहा था। इसके हाथ में मुझे रिवॉल्वर भी दिखाई दे रहा था। मुझे सहारा देकर गाड़ी तक ले चलो, इसने बुर्राई हुई आवाज़ में तैमूर ने कहा। किस गाड़ी तक? तैमूर ने पूछा। यहाँ आने से पहले मैं तुम्हारी गाड़ी को नकारा कराया था, तो फिर तुम अपनी गाड़ी में चलो, जोनाथन चीख कर बोला। जल्दी करो, फौरी तौर पर मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी हालत बहुत ख़राब है, ज़ख्म से मुसलसल खून बह रहा है। जोनाथन वाकई ज़ख्मी था, इसकी आवाज़ से भी नकाहत जाहिर हो रही थी। इन दोनों का रुख अब मुखालिफ सिमत में था। मैं दबे पाँव चट्टानों के पीछे से निकला और अचानक जोनाथन के रिवॉल्वर वाले हाथ पर ठोकर मारी। वो भड़क कर पलटा, मगर मुझे देखकर अपनी जगह पर साकित हो गया। अब बसात उलट चुकी है जोनाथन, मैंने हंस कर कहा। फराग दिली से अपनी शिकस्त तस्लीम कर लो और ख़ुद को हमारे हवाले कर दो। जोनाथन वहशियाना अंदाज में हंसा। ताकि तुम मुझे ग्लोरिया के हवाले कर दो और वो मुझे तड़पा तड़पा के सिसका के मारे। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है जोनाथन? मैंने कहा। है, इसने सर झटक कर कहा। एक रास्ता और भी है, तो मुझे यहीं गोली मार दो, मैं भी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, मैंने कहर आलूद लहजे में कहा। मेरी गर्दन पे तुम्हारी सिगरेट के दाग भी मौजूद हैं और वो ज़ख्म भी जिस पर तुमने नमक छिड़का था। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें इतनी आसान मौत देने वाला हूँ? फिर मैं तैमूर से मुखातिब हुआ। इसके हाथ पीछे बांध दो। तैमूर ने किसी ऐसी चीज़ की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाई जिससे वो जोनाथन के हाथ पीछे बांधे। जोनाथन ने नताइज की परवाह किए बगैर अचानक भागने की कोशिश की। मैंने आगे बढ़कर अपना पाँव अड़ा दिया। वो औंधे मुंह गिरा और गहरे गहरे सांस लेने लगा। फिर वो हाँफते हुए बोला, मुझे गोली मार दो हरामजादे, मार दो। ज़रूर मारूंगा, मैंने तंजिया लहजे में कहा, मगर अपनी मर्जी पूरी करने के बाद। शायद तुम अभी भागे भी इसलिए थे कि मैं मुस्तैल होकर तुम्हें गोली मार दूंगा, मगर मैं तुम जैसे गलीज़ आदमी पर अपनी एक गोली भी ज़ाया नहीं करूंगा। तुम्हें तो मैं ऐसी मौत मारूंगा कि फिर तुम्हारी सिंडिकेट का कोई आदमी बरसों तक मेरे मुल्क का रुख करते हुए भी खौफ खाएगा। मैं मुड़कर तैमूर से मुखातिब हुआ। इसकी अच्छी तरह तलाशी लो और इसे घसीटते हुए गाड़ी तक ले चलो, गाड़ी में रस्सी मौजूद है। तैमूर ने इसके बाल पकड़ कर बेदर्दी से इसे ज़ोर से झटका दिया। जोनाथन ने खुद ही खड़े होने की कोशिश की, वरना इसके बाल उखड़ जाते। फिर तैमूर ने खूब अच्छी तरह इसकी तलाशी ली। इसकी जेब से एक पेन पिस्टल, पेंसिल टॉर्च, छोटा सा एक चाकू, चाबियों का गुच्छा और करेंसी नोटों से भरा हुआ एक परस बरामद हुआ। तैमूर ने वो सब चीज़ें अपनी कब्जे में कर ली और जोनाथन के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए बोला, चलो आगे बढ़ो, यू बास्टर्ड। जोनाथन हलक फाड़ कर चीखा, अब तुम लोगों को भी रोटियां लग जाएंगी, यू बैकवर्ड पीपल्स। इसके लहजे में तहकीर थी। कल तक तुम हमारे तलवे चाटते थे, आज हमारी आंखों में आंखें डाल के बात करने लगे हो। तुम मुझे कितना ही इश्तियाल दिलाओ, मगर मैं इस वक्त तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, मैंने तंजिया अंदाज में हंस कर कहा। ले चलो इसे, मैंने तैमूर से कहा। मैं भी तो देखूं ये कितना बड़ा दहशतगर्द है। ये फर्डिनेंड भी बहुत सूरमा बनता था, वो भी अब एक हकीर कैंचुए की तरह पड़ा एड़ियाँ रगड़ रहा है। नहीं, जोनाथन के लहजे में हैरत थी। मैं इसका मुखालिफ ज़रूर हूँ, मगर ये भी जानता हूँ कि वो अकेला ही तुम जैसे 10 पर भारी है। भारी तो वाकई वो 10 पर है, मैंने तंजिया लहजे में कहा, मगर तुम लोगों से अंदाजे की थोड़ी सी गलती हो गई है। ऐसे लोगों से टकरा गए हो जो 20 आदमियों पर भारी हैं। इस दौरान में तैमूर ने इसे बाल पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। मैंने पेंसिल टॉर्च से इसका जायजा लिया। जोनाथन की रान में गोली लगी थी, क्योंकि इसकी पैंट का एक पाइंचा रान से लेकर नीचे तक सुर्ख हो रहा था। बाएं शाने का गोश्त भी उधड़ा हुआ था और दोनों जख्मों से अभी तक खून बह रहा था। इसे चलने में शदीद तकलीफ हो रही थी, मगर वो किसी न किसी तरह चलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जहाँ वो रुकता था तैमूर इसके बालों को झटका देता था। वो मुझे और तैमूर को ऐसी ऐसी गालियाँ दे रहा था कि अगर कोई और होता तो कब का इसे ज़िबा कर डालता। मैंने तैमूर से भी यही कहा कि अभी इसे बोलने दो, वक़्त आएगा तो फिर इसकी ये ज़ुबान ही काट कर फेंक दूंगा जिससे ये इतनी बकवास कर रहा है। कोई आम आदमी होता तो इतना खून बह जाने के बाद बेहोश हो जाता। जोनाथन बेहोश ज़रूर हुआ था, मगर सिर्फ चंद मिनट के लिए, फिर वो वहाँ से गायब हो गया था। आखिरकार हम इस जगह पहुँच गए जहाँ तैमूर ने गाड़ी खड़ी की थी। गाड़ी देखकर मैं चौंक उठा। ये वही शराट थी जो हमने हैदरी से उठाई थी। तुम तो पानी का टैंकर लेकर गए थे, मैंने तैमूर से कहा। फिर ये शराट तुम्हारे हाथ कहाँ से लगी? टैंकर लेकर मैं सिर्फ गली के नुक्कड़ तक ही गया था। मैंने सोचा कि जब तुम गाड़ी और कैदियों को लेकर आओगे तो टैंकर इनके हवाले कर दिया जाएगा और हम गाड़ी में रवाना हो जाएंगे, मगर जब तुम बहुत देर तक ना आए तो मुझे तशवीश हुई। मैं टैंकर वहीं छोड़कर वापस इस प्लाट की तरफ जा रहा था कि मुझे टोयोटा की एक वैन दिखाई दी जो इस प्लाट की तरफ से आ रही थी। फिर अचानक स्ट्रीट लैम्प की रोशनी में मुझे इसमें बैठे हुए एक शख्स की झलक नजर आई, जिसके जिस्म पर बैरों वाले लिबास था। मैं बुरी तरह चौंक उठा और दीवाने बार इस खाली प्लाट
शराड की तरफ भागा। शराड अब भी वहाँ मौजूद थी और टैंकर का ड्राइवर और इसका साथी भी गाड़ी में मौजूद था। वो दोनों होश में थे। मैंने इनसे तुम्हारे बारे में पूछा तो ड्राइवर ने जल्दी से बताया कि तुम्हें बेहोश करके कुछ लोग अभी एक वैन में ले गए हैं। मैंने फुर्ती से इनके हाथ पाँव खोले और इन्हें गाड़ी से बाहर धकेल कर इंजन स्टार्ट कर दिया। फिर मैं तूफानी रफ्तार से इस सिमत रवाना हो गया जिधर वो वैन गई थी। मैंने एहतियात के तौर पर गाड़ी के हेडलैम्प्स बंद कर रखे थे। वैन वालों के गुमान में भी ना होगा कि कोई इनका पीछा कर भी सकता है। डिफेंस की सड़कों पर यूं अंधाधुंध गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक है। किसी भी गली या बंगले में से कोई गाड़ी निकल सकती है। गाड़ी की हेडलैम्प्स ऑफ होने की सूरत में किसी गाड़ी से तसादुम का खतरा मजीद बढ़ गया था। मगर मैं अंधाधुंध गाड़ी दौड़ा रहा था। जल्दी मुझे वैन दिखाई दे गई। वो कोरंगी रोड की तरफ जा रही थी। तो क्या इस वक्त हम कोरंगी क्रैक पर हैं? मैंने चौंक कर पूछा। नहीं, हम लोग इस वक्त सैंड जिपट पर हैं, तैमूर ने जवाब दिया। जब ये मेन रोड पर निकल आए तो मैंने भी अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑन कर दी। मुझे सिर्फ एक बात का डर था कि ऐन मौके पर फ्यूल ख़त्म ना हो जाए। गाड़ी का फ्यूल मैंने चेक नहीं किया था। जब इनका रुख हुब की तरफ हुआ तो मैं एक मरतबा फिर परेशान हो गया। मेरा ख्याल था कि तुम्हें हुब के रास्ते बलूचिस्तान ले जा रहे हैं, मगर अचानक सैंड जिप के साहिल की तरफ मुड़ गए। मुझे इस मरतबा फिर लाइट्स ऑफ करना पड़ी, वरना ये लोग होशियार हो जाते। तो क्या तुम अकेले ही थे? जोनाथन चौंक कर बोला। जाहिर है मेरे साथ इस वक्त और कौन है? मगर वो फायरिंग। जोनाथन अभी तक हैरत ज़दा था। वो फायरिंग मैं ही कर रहा था, मगर तेज़ी से जगह बदलता रहा था। मगर ऐसे तो कामरान की जान भी खतरे में थी। जोनाथन ने कहा। इसकी बात पर तैमूर मुस्कुराया और बोला, मैं इतना अहमक नहीं हूँ। मैंने देख लिया था कि कामरान को तुम लोगों ने रस्सियों में जकड़ रखा है। मुझे इत्मीनान था कि मेरा साथी जिंदा है। वो फायरिंग वाकई तुम तनहा कर रहे थे? जोनाथन इस बात को मानने को तैयार नहीं था। अगर कभी ऐसा मौका आया तो मैं तुम्हें इसका अमली मुजाहिरा भी करके दिखाऊंगा। तैमूर ने हंस कर कहा। यूँ फायरिंग करना भी एक फ़न है। मैंने ये फ़न एक जापानी से सीखा था। यहाँ के बॉस ने इतने बेहतरीन आदमी ज़ाया कर दिए। जोनाथन ने ताजुब भरे अंदाज में कहा। इस वक्त तक हम गाड़ी तक पहुंच चुके थे। मैंने पिछली सीट का दरवाज़ा खोल के पहले जोनाथन को सवार होने का इशारा किया, फिर खुद भी बैठ गया। तैमूर ने स्टीयरिंग संभाल लिया। वहाँ से कुछ फासले पर टोयोटा की वो वैन भी मौजूद थी जिसमें जोनाथन मुझे लेकर आया था। अचानक मुझे जोनाथन के दोनों साथियों का ख्याल आया। मैंने जोनाथन से कहा, तुम्हारे वो साथी भी अहमक बल्कि घामड़ थे जो इतनी आसानी से मार खा गए। तुम इनके बलबूते पर पाकिस्तान आए थे। जोनाथन तकलीफ के बावजूद हंस दिया और बोला, वो तो किराए के आदमी थे। मेरे साथ आने वाले इतने अहमक नहीं हैं। वो तो खैर तुम्हें और फर्डिनेंड को देखकर ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम लोग कितने अक्लमंद, जीदार और मामला फाहम हो। मैंने तंज किया। बस ये इत्तफाक ही है। जोनाथन तब कर बोला, या तुमसे अपनी किस्मत की खूबी कह लो, वरना फर्डिनेंड इतनी आसानी से हाथ आने वाला आदमी नहीं है। इसने ज़रूर 4-6 आदमियों को ठिकाने लगा दिया होगा। हाँ, इसने तो कश्तियों के पुश्ते लगा दिए थे। मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम आखिर इसे समझते क्या हो? चल के इसका हशर देखना। मैं भी भुना गया। वो धोखे से मार खा गया होगा, वरना। हाँ, जैसे तुमने धोखे से खाई है मार। तैमूर ने इसके अंदाज में कहा। हाँ, तो तुम लोगों ने मुझे धोखे ही से पकड़ा है, जोनाथन ने कहा। और आपने तो जैसे ललकार के बल्कि ऐलान करके मुझे पकड़ा था। मेरा लहजा जहर आलूद था। तुम लोग विटामिन खा कर और एक्सरसाइज करके खुद को हरकुलिस समझते हो। ये सब पेट की डिकारे हैं जोनाथन। मैंने नफरत से इसकी तरफ देखा। तुम समझते हो कि हम लोग पेट भर रोटी के चक्कर में अपनी उम्रें गवा देते हैं? तुम्हारी और तुम्हारी लीडर की यही सोच गलत है। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं जज्बात की रूह में कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, इसलिए मैं खामोश हो गया। जोनाथन तो था ही ज़िंदगी से बेजार। इसने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, तो इन पसमानदा ममालिक में सिवाय भूख के है ही क्या? तुम्हारे बड़े बड़े सियासतदान महज चंद डॉलर्स में बिक जाते हैं। तुम्हारे सनतकार सभी डॉलर के गुलाम हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी औरतें भी। बस अब एक लफ्ज़ भी ना बोलना जोनाथन। तैमूर बिफर कर बोला, तुम्हारी नौजवान नस्ल जिस बेराह रवी और नशे की अलत में मुब्तला है, इसके सद्देबाब के लिए सेमिनार हो रहे हैं। तुम्हारे नौजवान का हीरो अमेरिकन जंजा माइकल जैक्सन है। तुम सब गलाजत का ढेर हो जोनाथन, और दुनिया भर को मोहलिक बीमारियां बांट रहे हो। दुनिया भर में कैंसर फैलाने में तुम्हारा मुल्क सर फहरिस्त है। तुम खुद को आज़ाद और महज़ब कौम का फ़र्द समझते हो। तुम सब गुलाम हो, हवस के गुलाम, अपनी ख्वाहिशात के गुलाम। तैमूर की आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया से दोनों सुपर पावर ख़त्म हो जाएंगी। तुम दोनों एक दूसरे को खाओगे। फ़िलहाल तो ग्लोरिया जोनाथन की हड्डियाँ चबाएगी। मैंने मौजू बदलने को कहा। मुझे डर था कि तैमूर गुस्से में गाड़ी कहीं टकराने दे। फिर गाड़ी में खामोशी छा गई। तैमूर खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। मैंने कलाई की घड़ी पर नज़र डाली। सुबह के 5 बज रहे थे। सड़कों पर सब्ज़ी और दूध के ट्रक चलने लगे थे। जोनाथन पर गनूदगी तारी थी, या फिर वो खून ज़्यादा बह जाने की वजह से बेहोश हो गया था। पहले मैंने सोचा कि इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाऊँ, मगर डॉक्टर 1000 किस्म के सवालात करता है कि गोली कैसे लगी, ये वाक़या कहाँ हुआ, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई या नहीं, और नहीं कराई तो क्यों नहीं कराई।
ये सब सोचकर मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। अली मुराद के पास मैंने फ़र्स्ट एड बॉक्स भी देखा था। अगर गोली से जोनाथन को नुकसान नहीं पहुंचा था तो ज़्यादा तशवीश की बात नहीं थी। हम अपने ठिकाने पर पहुंचे तो अली मुराद बेचैनी से हमारा मुंतज़िर था। ग्लोरिया भी जाग रही थी और वो भी तशवीश में मुब्तला थी। मैंने सहारा देकर जोनाथन को गाड़ी से उतारा तो ग्लोरिया बहुत गौर से इसे देखने लगी। शायद वो इसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। मैंने अली मुराद से कहा, यह शदीद ज़ख्मी है, पहले इसकी मरहम पट्टी करो। ये देख लेना कि गोली ने इसकी हड्डी को तो नुकसान नहीं पहुंचाया है। नहीं साईं, इसकी हड्डियाँ बिल्कुल ठीक हैं, वरना चलना तो दूर की बात, ये पैर भी ज़मीन पर नहीं रख सकता था। हम इसे खाली कमरे में ले गए। नकाहत की वजह से बार बार जोनाथन की आंखें बंद हो रही थीं। अली मुराद ने बहुत एहतियात से इसका कोट उतारा। ये कोट इस कंपनी का था जिसके बैरे का रूप धार के जोनाथन वहाँ पहुँचा था। फिर शर्ट भी उतार दी। इसके बाएं शाने का गोश्त बुरी तरह उधड़ गया था। शर्ट ज़ख्म पर चिपकी हुई थी, इसलिए शर्ट उतरते ही इसके शाने से एक मरतबा फिर खून बहने लगा। आप इसको संभालो साईं, अली मुराद ने कहा। मैं गर्म पानी और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। अली मुराद के जाने के बाद मैंने कैंची लेकर जोनाथन की पैंट का पाइंचा नीचे से ऊपर तक काट दिया। इसकी रान का ज़ख्म ज़्यादा ख़तरनाक था। गोली शायद अंदर ही धंसी हुई थी। थोड़ी देर बाद अली मुराद गर्म पानी और फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। रान का ज़ख्म देखते ही इसने कह दिया कि गोली अंदर ही मौजूद है, अगर फौरी तौर पर ना निकाली गई तो सेप्टिक भी हो सकता है। तुम लोग आखिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? जोनाथन ने नहीफ लहजे में कहा। एक ही दफ़ा मुझे क्यों नहीं मार देते? हम माजूर और कमज़ोर आदमी पर हाथ नहीं उठाते, तैमूर ने हंस कर कहा। तो फिर मुझे ग्लोरिया के हवाले कर दो, जोनाथन ने कहा। इस दौरान मैं अली मुराद कमरे से जा चुका था। वो वापस आया तो केरोसिन ऑयल का चूल्हा और लंबे फल का एक खंजर भी इसके हाथ में था। मैंने हैरत से इसे देखा तो वो हंस कर बोला, मैंने फ़र्स्ट एड की बाकायदा तरबियत ली है साईं। आपस के झगड़ों में ज़ख्मी होने वाले हारियों और बड़े साई के गार्ड्स को फर्स्ट एड में ही देता हूँ। इसने चूल्हा जलाकर इसकी लो पर खंजर का फल रख दिया और एक पतीली में पानी भर के चूल्हे पर रख दिया। फर्स्ट एड बॉक्स में लंबी सी एक चिमटी सी थी, इसे अली मुराद ने पानी में डाल दिया। फिर वो बहुत महारत से जोनाथन के शाने का ज़ख्म साफ करने लगा। जोनाथन ने चीख रोकने के लिए तौलिए का एक कोना दोहरा करके दांतों में दबा लिया। अचानक ग्लोरिया कमरे में दाखिल हुई और बिफर कर बोली, मैं तुम्हारा इंतज़ार वहाँ कर रही हूँ कामरान, और तुम इस हरामजादे की खिदमत में मसरूफ़ हो। फिर वो तैमूर को मुखातिब हुई, ये है कौन जिसके लिए तुम सब इतने बेचैन हो? ये जोनाथन है, तैमूर ने कहा। अच्छा ये है जोनाथन? ग्लोरिया के लहजे में तंज था। तुम्हारे चीफ को ढंग का कोई आदमी नहीं मिलता जो ऐसे अहमकों से काम ले रहा है। इसका मुखातिब जोनाथन था। तुम लोग क्या अरसे से यूं ही मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो कि मरियल कुत्तों की तरह पकड़े जा रहे हो? तुम्हारे नाम की तो बहुत दहशत है। फिर तुम्हें क्या हो गया है? ग्लोरिया ने नफरत से थूक दिया। जिस तंजीम में तुम्हारे जैसी गद्दार और हवस परस्त औरत हो, इसका यही अंजाम होता है। जोनाथन का चेहरा तौहीन के एहसास से सुर्ख हो गया। अली मुराद, ग्लोरिया चीख कर बोली, छोड़ दो ये सब कुछ, मरने दो इसे। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इन दुश्मनों की जान बचाएं ताकि वो ताज़ा दम होकर फिर हमारी जान लेने की कोशिश करें। फिर वो सख्त लहजे में बोली, अली मुराद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अली मुराद भुन्ना कर बोला, मुझसे इस लहजे में बात मत करो मैडम, साईं कामरान कहेगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। समझा करो ग्लोरिया, मैंने नरम लहजे में कहा। इससे कुछ पूछना है? जो कुछ पूछना है अभी पूछ लो, ग्लोरिया ने कहा। ये सब कुछ सच सच बता दे तो इसे फर्स्ट एड दिए बगैर यूं ही छोड़ देना, 2-4 दिन में खुद ही मर जाएगा। अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो ये तुम्हें यकीन होगा मैं फर्डिनेंड नहीं हूँ कि जान के खौफ से सब कुछ उगल दूँ। मैं तो पहले ही इसे कहता हूँ मुझे जान से मार दो। अली मुराद, मैंने कहा पहले इसे फर्डिनेंड को दिखा दो। ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। इसे भी फर्डिनेंड के कमरे में ले आओ, मैंने तहुक्माना अंदाज में कहा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।